हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजना यादव और आज हम बात करने जा रहे हैं सीयूटी 2022 के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में, जिसमें हम आज इसका कंप्लीट सिलेबस और इसकी क्या स्ट्रैटेजी है अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले ये क्या है, सीयूटी है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसके बाद इसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 13 लैंग्वेजेस रहेंगे जो आपको चूज करने। ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में से। और टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके पॉलिटिकल साइंस में, इसमें आएंगे आपके टोटल 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस को क्या करना है, आंसर करना है। और ये आपका कितने 200 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और आपको इसमें टोटल 45 मिनट्स दिए जाएंगे जो आपको ये पेपर को सॉल्व करना है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा और वंस इन अ ईयर ये होता है, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाती है। और हर क्वेश्चन का एक आपको कितना मार्क्स मिलता है, 5 मार्क्स पर क्वेश्चन। और अगर आप कोई गलत मार्क करते हैं तो उसमें आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम समझा दिया मैंने, कैसा पैटर्न है वो बता दिया। अब देखते हैं कि आपका ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये आपके 2 पार्ट्स में है। अब इसका मेन प्रॉपर कंटेंट कहाँ से आना है, तो आपने जो अपने 12th क्लास में अभी रिसेंटली पढ़ा है, आपको एज इट इज उसी को ही क्या करना है, रिवाइज करना है अच्छे से उसको, और प्रिपरेशन करनी है उसकी। एक बार पूरा पढ़ के उससे गो थ्रू हो जाना है। ठीक है, जैसे आपके पॉलिटिकल साइंस में 2 पार्ट्स है। ठीक है, पहला पार्ट आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, समकालीन विश्व में राजनीति के बारे में है। यहाँ पे जितने आपके चैप्टर आपकी बुक में है वहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, 12th की बुक के अलावा कहीं से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर क्या दिया हुआ है, द कोल्ड वॉर एरा। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, शीत युद्ध का दौर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, है ना, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। Emergence of two power blocks after the Second World War, arenas of the Cold War, challenges to biopolarity and non-alignment movements, the quest for new international economic order, India and the Cold War. अब इसमें क्या देखने आपको, जो दो पावरफुल शक्तियां शीत युद्ध की वजह से जो उभर के सामने आ रही थी, जिनकी वजह से शीत युद्ध हुआ, तो उसको करना है ना। अमेरिका कैसे पावरफुल हुआ, रशिया ने कैसे अपनी पावर्स को बढ़ाई, शीत युद्ध में किस किसने पार्ट किया, है ना, कैसे इसका अंत हुआ। फिर आपका जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो कैसे बनाया गया और सबके सामने लाने में उसको क्या चुनौतियां थी, है ना। नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की जो खोज की थी वो कैसे हुई, आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो स्थापना है वो कैसे किए गए। भारत और शीत युद्ध, मतलब भारत में क्या पार्टिसिपेट किया या भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ा शीत युद्ध का, तो ये सारी चीजें हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर 2, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। मींस ये जो दो पावरफुल, है ना, आपकी क्या कंट्रीज उभर कर आ रही थी, इसका अंत कैसे हुआ, है ना। तो न्यू एंटिटीज, द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रशिया, बाल्कन स्टेट एंड द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड capitalism in the post-communist regimes, India's relationship with Russia and other post-communist countries। ठीक है, तो विश्व में जितनी भी आपकी नई राजनीतिक संस्थाएं उभर कर आ रही थी, रूस, बाल्कन और जितने भी आपके सेंट्रल एशिया के देश थे, कम्युनिस्ट जो राज्य उभर कर आए थे, उसके बाद उन्होंने कैसे लोकतांत्रिक राजनीति में अपना पैर रखा, है ना। पूंजीवादी जो आपकी कम्युनिटी थी, पूंजीवाद को कैसे जन्म दिया, कैसे वो पूरा उसमें फैला आपका मर्केंटाइलिज्म जिसको बोलते हैं ना, वाणिज्यवाद भी फिर हो गया था, कैपिटलिज्म। तो रूस और बाद उसके साथ साथ जो बाद में उसके और कम्युनिस्ट देश थे, वो कैसे उनका भारत के साथ संबंध था, वो इसमें देखना है, वो पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट है चैप्टर 3, यूएस हेगेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब पूरा का पूरा आपके विश्व में अमेरिका का जो वर्चस्व था वो कैसे फैला। तो ग्रोथ ऑफ यूनिलैटरलिज्म एंड अफगानिस्तान फर्स्ट गल्फ वॉर कब हुआ था, 9/11 का अटैक करना है इराक वाला। फिर डोमिनेंस एंड चैलेंजेस टू यूएस इन द इकोनॉमी एंड आइडियोलॉजी, इंडियाज री नेगोशिएशन ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद द यूएसए। अब पहला जो आपका क्या था,
एक तरफावाद देखा जाता है, जो अफगानिस्तान के साथ वो और पहला जो युद्ध हुआ था खाड़ी का वो उसको देखना है, 9/11 जो आपकी घटना हुई थी है ना, इराक पर जो हमला हुआ था पूरा का पूरा, उसको पढ़ना है। उसके बाद आपका प्रभुत्व और अर्थव्यवस्था कैसी थी अमेरिका में, इसके बाद उनकी विचारधारा में क्या चेंजेस आए, अमेरिका के साथ भारत के अपने वापस से क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था, क्या बातचीत था उनका, अपना इंटरनेशनल रिलेशनशिप उन्होंने कैसे स्ट्रॉन्ग किया, क्या नहीं किया, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। सत्ता का जो वैकल्पिक केंद्र था वो क्या था। जैसे उस टाइम पे फिर आपकी राइज ऑफ चाइना इज एन economic power in the post Mao era, creation and expansion of European Union, ASEAN, Indian changing relation with China। तो चाइना का एक आर्थिक रूप में उदय हो रहा था और माओ युग के बाद शक्तिशाली बन रहा था, है ना। तो उसके बाद आपका क्या आता है, आसियान का निर्माण किया गया जिसमें संगठन बनाया गया आसियान देशों के साथ मिलकर के। और फिर भारत के चाइना के साथ कैसे संबंध हुए, आपका जो युद्ध हुआ था इंडो चाइना वॉर, वो सारी की सारी हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका डेमोक्रेटाइजेशन एंड इट्स reversal Pakistan and Nepal, ethnic conflicts in Sri Lanka, impact of economic globalization on the regions, conflict and effort for peace in South Asia, India's relation with its neighbors। मीन्स पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण कैसे हुआ था और उसके उलटफेर के बारे में पढ़ना है, नेपाल में कैसे उलटफेर हो गया था, सत्ता पलट हो गया था, है ना। श्रीलंका के साथ में जातीय संघर्ष फैल गया था, आपका आर्थिक वैश्वीकरण पर इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ा, दक्षिण एशिया में शांति के लिए संघर्ष के प्रयास किए जा रहे थे, और भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ अपनी जो नेबरिंग हुड की पॉलिसी है उसको कैसे रखा, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, जिसमें आपका क्या पढ़ेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग and the future of the UNO, India's position in the restructured UNO, rise of new international actors, new international economic organizations, NGOs, how democratic and accountable are the new institutions of the global governance। अब क्या था कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी, ठीक है, आगे चल करके इसने क्या प्रभाव किया, इसका फ्यूचर क्या है। अब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना तो दिया, आगे चल करके क्या ये सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, या इसकी जो पावर्स है वो वैसे ही रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएन है, इसमें भारत की क्या स्थिति है, ठीक है। नए अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं, मतलब और जो आपके एक्टर्स आ रहे थे अलग अलग राज्य, वो भरकर सामने आ रही थी पावर्स, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन बनाए गए थे, गैर सरकारी संगठन भी बनाए गए थे, और वैश्विक शासन के लिए एक नए संस्थान कितने लोकतांत्रिक और जवाबदेह है, मतलब एक लोकतांत्रिक देशों के लिए क्या ये नई संस्थाएं सही है, और अगर कोई गलत काम करता है तो क्या ये जवाबदेह होती है उसको रोकने के लिए, उसके पास इतनी पावर्स हैं, इतने जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इंटरनेशनल, क्या ये पावरफुल है, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर 7 है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक है। अब विश्व में सुरक्षा तो चाहिए ना, अदरवाइज क्या होगा, एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेगा, लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, वॉर्स हो जाएंगे। ट्रेडिशनल कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिसआर्ममेंट, नॉन ट्रेडिशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन, इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेशन। अब क्या था कि सुरक्षा और निरस्त्रीकरण, मीन्स आप अगर आपकी सुरक्षा किसके हाथों में, आपके देश में हाथों में, और आपने जो यूएन है ना, आपने जो नया एक न्यायालय बनाया है इंटरनेशनल, आपकी जो जुडिशरी बनी हुई है उसके हाथों में है सबका पावर, ठीक है। तो क्या राजनीतिक परंपराएं जो है वो सबको, सारे देशों को मिलकर सुरक्षा प्रदान करती हैं, गैर पारंपरिक या मानव सुरक्षा, जिसके अंदर आपकी वैश्विक गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा, पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे आपके वर्ल्ड में गरीबी ना रहे, इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार, ठीक है। स्वास्थ्य किसका, कैसे देश का है, उसमें क्या होता है, आप देखते हैं ना, लिस्ट बनाई जाती है, कौन कितने नंबर पे है, कौन से लिस्ट में आया है, तो इससे सारी चीजों का आपका पता चलता है। और आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं और उनके माइग्रेशन के जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना,
जितने भी इश्यूज होते हैं उसको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वन बाय। नेक्स्ट है चैप्टर 8 एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपको पर्यावरण और प्रकृति संसाधनों को देखना है। देन एनवायरमेंट मूवमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट नॉर्म्स, कॉन्फ्लिक्ट ओवर ट्रेडिशन एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, इंडिया स्टैंड इन ग्लोबल एनवायरमेंटल डिबेट्स। तो पर्यावरण आंदोलन और वैश्विक पर्यावरण जो मॉडल है उसका विकास किया गया, जैसे आपकी सीएफसी पे कंट्रोल करने के लिए, है ना, आपका पेरिस क्योटो प्रोटोकॉल किया गया। तो ये सारे के सारे जितने भी सम्मेलन थे पर्यावरण से संबंधित, वो सारे के सारे हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। अब जो आपका वैश्वीकरण है ये बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन देखने हैं। डिबेट्स ऑन द नेचर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स देखने हैं आपके। फिर आपका इंडिया एज एन एरेना ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट इट, कि आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आपकी ये सारी की सारी अभिव्यक्तियों को देखना है, क्या बातचीत होती है, क्या किसके विचार हैं, कौन कैसे इसमें बढ़कर सामने आता है। फिर वैश्वीकरण के जो भी परिणाम है उस पे आप जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, है ना, डिबेट्स होती हैं, उसको देखना है। फिर जितने भी आपके प्रोटेस्ट होते हैं वो सारे देखने हैं, मूवमेंट्स देखने हैं। भारत ने इसके वैश्वीकरण के खिलाफ कैसे संघर्ष किया, कैसे ये उभर कर आया, ग्लोबल हुआ, तो ये सारी चीजें हम अपने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करती है पार्ट 2 की, जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, आपकी भारत की स्वतंत्रता के बाद पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, और क्या इम्पैक्ट आया, ये हम अपने इस बुक में देखेंगे, जिसमें आपका आता है आफ्टर इंडिपेंडेंट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या थी, नेहरू अप्रोचेस टू नेशन बिल्डिंग, लीगेसी ऑफ पार्टीशन, द चैलेंज ऑफ रिफ्यूजी सेटलमेंट, resettlement, the Kashmir problems, organization and reorganization of states, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेजेस। अब क्या था कि नेहरू का क्या दृष्टिकोण था एक राष्ट्र निर्माण को लेकर के, ये पढ़ेंगे। विभाजन जो किया था उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, विभाजन के बाद आधे लोग इधर आधे लोग इधर, है ना, उनको उनके ऊपर छत प्रोवाइड कराना, शरणार्थी जितने भी आपके रिफ्यूजीज थे उनको कहाँ सेटल करना है ना। कश्मीर की एक अपनी अलग समस्या हो गई थी, अब तो खैर कश्मीर से निजात मिल गया है। ठीक है, कश्मीर की समस्या थी। फिर आपका राज्यों का संगठन कैसे किया जाए, उनका पुनर्गठन कैसे किया जाए, भाषा को लेकर के संघर्ष हो रहा था। आंध्र प्रदेश में भाषाई को लेकर के आपका पहला राज्य था जो अलग बनाया गया था भाषा के आधार पर। तो ये सारी की सारी आपकी क्या आ रही थी, चुनौतियां, चैलेंजेस आ रहे थे एक राष्ट्र के निर्माण में। आफ्टर इंडिपेंडेंट पूरा तहस नहस हो गया था, यहाँ पे सारी रियासतें हैं, फिर कोई उसमें आना चाह रहे हैं, कोई नहीं आना चाह रहे, है ना। फिर बाद में वो धीरे धीरे कर एक एक जो आपकी रियासतें हैं, एक एक जो शहर हैं, वो धीरे धीरे करके आपके भारत में आपका सम्मिलित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो चैप्टर 2, द एरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस, यानी एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब क्या था, इलेक्शंस हो रहे थे, ठीक है, पार्टियां बन रही थी अलग अलग। तो सबसे पुरानी पार्टी तो आपकी नेशनल कांग्रेस है ही है। तो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेट एट द नेशनल लेवल, up uneven dominance at the state level, coalition nature of Congress, major opposition parties। अब क्या हो गया था कि पहले 3 आम चुनाव हुए थे जिसपे क्या कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे नेशनल लेवल पर आ गया था। ठीक है, लेकिन राज्य स्तर पर क्या थे, उसको इतने ज्यादा चीजें मतलब नहीं मिल रही थी, खासी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी। कांग्रेस का फिर गठबंधन हुआ और उसके बदले में कुछ विपक्षी पार्टीज भी क्या थी, उभरकर सामने आई थी। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। अब राज्य सेटलमेंट हो गया, रिफ्यूजी सेटल हो गए, सारा एरिया बढ़ गया, तो अब उसकी डेवलपमेंट की भी तो देखनी है ना कि उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो 5-year प्लान्स लाया गया, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर्स, द राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फेमाइन एंड सस्पेंशन ऑफ 5-year प्लान्स, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स पॉलिटिकल फॉल। तो 5 वर्षीय योजना शुरू की ताकि क्या हो सके, आपका डेवलपमेंट किया जा सके हर क्षेत्र में, हर विस्तार, हर तरीके से नए आर्थिक हित अपनाए जाए, है ना। इसकी वजह से अकाल है और 5 वर्षीय योजनाएं हैं, अगर अकाल पड़ती है तो उससे कैसे निपटना है ना, क्या क्या पॉलिसीज अपनानी है। तो ये सारी चीजें आपकी 5-year प्लान्स के अंतर्गत आई थी।
ठीक है, जिसमें आपने हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति के जनक कौन थे, वर्गीस कुरियन, है ना। ये सारे के सारे इन सब के बारे में पढ़ना है कि इसका क्या परिणाम, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों थे। नेक्स्ट देखो, चैप्टर 4 आपका आता है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशनशिप, भारत की विदेशी संबंध क्या थे, क्या इन्होंने फॉरेन पॉलिसीज अपनाई थी नेहरू ने, उसको देखना है। सिनो इंडो वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965, सिनो मतलब चाइना वाली वॉर हो गई है, और 1971 में हुआ था। फिर इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे लॉन्च किया था, कैसे वो अलायंसेस के साथ उन्होंने शिफ्ट किया था, और फिर आपका क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के रूप में उभरकर भारत में, मतलब भारत सामने आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चैलेंजेस टू द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली के बाद चुनौतियां क्या है और उसने फिर से कैसे अपने आप को पुनर्स्थापित किया। तो पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू, नॉन कांग्रेसिव and electoral upsets of 1967, Congress split and reconstitution, Congress victory in 1971 elections, politics of गरीबी हटाओ। ठीक है, तो अब क्या था, नेहरू के बाद उनके उत्तराधिकारी जो थे वो आए। ठीक है, फिर कुछ गैर कांग्रेसवादियों के साथ उनका गड़बड़ी होने लगी, मतभेद होने लगे, फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ, फिर उन्होंने गठबंधन किया, है ना। और उसके बाद जब 1971 में इनको जीत हासिल हुई तो उन्होंने एक नारा लगा दिया, कौन सा, गरीबी हटाओ का। ठीक है, ताकि क्या मिल सके इनको, जनता से, पीपल से इनको उनकी सहानुभूति मिल सके, उसके बाद ये वापस से अपनी पावर को दिखा सके, है ना, इस्तेमाल कर सके। चैप्टर 6 में आता है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ठीक है, सर्च फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, नव निर्माण मूवमेंट इन गुजरात एंड द बिहार मूवमेंट शुरू हो गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, कंटेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल dimension, resistance to emergency, 1977 elections and the formation of the जनता पार्टी, राइज ऑफ सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या हो गया था कि आपकी नौकरशाही न्यायपालिका की खोज होने लग गई थी, गुजरात में जो नव निर्माण का आंदोलन चल रहा था, बिहार में आंदोलन चल रहे थे, इसके तहत क्या हो रहा था, आपका आपातकाल भी घोषित कर दिया गया। तो उसके बाद आपके संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो संगठन थे वो भी आए, जिसमें क्या आपातकाल की घोषणा हुई, और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी, है ना, आपकी बीजेपी का क्या हुआ, जनता पार्टी सामने आई। उसके बाद नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय हुआ, अलग अलग से आपकी सिविल लिबर्टीज जो है ऑर्गेनाइजेशन शुरू होने लगी। तो आपकी एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टीज अपना स्थान लेने लगी। चैप्टर 7 है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, जन आंदोलनों का उदय। ठीक है, फार्मर्स मूवमेंट होने लगे, वुमेन्स के मूवमेंट होने लगे, एनवायरमेंटल इश्यूज आने लगा डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड इट्स आफ्टरमेथ, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण के विकास से रिलेटेड सारे आंदोलन होने लगे। फिर मंडल आयोग आया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, और फिर उसमें उसके बाद में जितने भी आयोग आए थे इन सारे इश्यूज को लेकर रिलेटेड, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। चैप्टर 8 आता है रीजनल एस्पिरेशंस, क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या थी। जैसे आपकी रीजनल पार्टीज शुरू होने लगे, पंजाब क्राइसिस के बाद एंटी सिख रायट शुरू हो गए 1984 में, फिर उसकी कश्मीर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई। तो उसमें क्या चैलेंजेस थे, क्या रिस्पॉन्सेस थे, आपके नॉर्थ ईस्ट में भी ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ गया था, है ना। तो ये सारे के सारे क्या थे, क्षेत्रीय, अलग अलग ट्राइबल एरियाज में, रीजनल एरियाज में क्या थे, अपनी उनकी अलग अलग पार्टी बननी शुरू हो गई, और फिर उसके बाद दंगे फसाद होने शुरू हो गए। तो ये इसको लेकर के क्या चैलेंजेस आए वो इस चैप्टर में पढ़ना है। 9 चैप्टर है आपका रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें भारतीय राजनीति में जो नए बदलाव आए थे वो देखे जाएंगे। जैसे आपका 1990 के दशक में पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन द 1990s, राइज ऑफ द जेडी एंड द बीजेपी, कौन सी दो पार्टियों का उदय हुआ, जेडी और बीजेपी का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, द इंक्रीजिंग ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोलिएशन पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, क्षेत्रीय दल धीरे धीरे उभरकर सामने आए और आपस में गठबंधन सरकार बनाने लगे, है ना। फिर उसके बाद यूएफ और एनडीए गवर्नमेंट्स आने लग गई, उनकी सरकारें आने लगी। फिर इलेक्शन हुए आपके 2004 में, और फिर आपकी जो यूपीए सरकार आई थी उसके बारे में भी अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं वो कैसे आई, क्या उन्होंने भूमिका निभाई, और अभी जितनी आपकी टोटल 8
नेशनल लेवल पे आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको पढ़ना है। लास्ट टॉपिक आपका आता है अभी के रिसेंटली इश्यूज और चैलेंजेस जो भी करंट में चल रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। जैसे वैश्वीकरण की चुनौती और प्रतिक्रियाएं, नई आर्थिक नीति और इसका विरोध, मतलब आपके जो भी चैलेंजेस और रिस्पॉन्स आते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, जिसमें आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी और उसके अपोजिशन में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें। फिर आपकी ओबीसी को लेकर के, राइज ऑफ ओबीसी इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, है ना, भारतीय राजनीति में उत्तर भारत के जो है क्षेत्रों के अन्य पिछड़े वर्ग थे वो आपकी पॉलिटिक्स में आने शुरू हो गए थे, तो उनको लेकर के क्या इश्यूज आए हैं वो। फिर आपकी दलित पॉलिटिक्स इन द इलेक्टोरल एंड नॉन इलेक्टोरल एरियाज, तो अब इसमें क्या है, चुनावी और गैर चुनावी में दलित राजनीति दलित लोगों के लिए भी आ गया था, तो ये एक अलग से मुद्दा हो गया था। फिर दूसरा, चैलेंजेस ऑफ कम्युनलिज्म, अयोध्या डिस्प्यूट एंड गुजरात राइट्स, तो आपकी सांप्रदायिकता जो फैली थी उसको कैसे दबाया, उसको कैसे फेस किया, क्या चैलेंजेस आए सांप्रदायिकता को लिए। फिर आपका जो अयोध्या डिस्प्यूट था, अब तो सॉल्व हो गया है अयोध्या, लेकिन डिस्प्यूट तो था ना, तो उसमें क्या डिस्प्यूट था उसको पढ़ना है, और गुजरात में जो दंगे हुए थे उसको देखना है। तो ये बेसिकली आपका एक एग्जाम पैटर्न था, सिलेबस था, जिसमें सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसको आपको ब्रीफली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम अच्छे से देना है। थैंक यू सो मच।